साल 1997 ये एक ऐसा समय था जब अमेरिका में एक रेडियो शो चला करता था जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट एम, और ये शो एलियन और रहस्यमय चीजों पर आधारित था। लेकिन 21 फरवरी 1997 को लाइव शो के दौरान एक गेस्ट का कॉल आया जिसका नाम था मेल वाटर्स, और इस आदमी ने लाइव शो के दौरान कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर उस शो को चलाने वाले लोगों के पसीने छूट गए। उसने बताया कि उसकी प्रॉपर्टी में एक बहुत ही रहस्यमय गड्ढा मौजूद है। मेरे इलाके के सभी लोग कई सालों से अपना कचरा उसी गड्ढे में फेंकते आ रहे हैं, लेकिन यह गड्ढा आज तक नहीं भरा और उस गड्ढे में कुछ फेंकने पर उसके गिरने की आवाज तक नहीं आती, और ये सब चीजें कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं पता। उसने बताया कि 3 महीने पहले यानी कि 26 नवंबर के दिन उसके पड़ोस में कुत्ता मर गया, जिसके बाद उसके मालिक ने उस कुत्ते को उसी गड्ढे में ले आकर फेंक दिया। लेकिन अगले ही दिन उस कुत्ते को जिंदा देखा गया, पर फिर से वो कुत्ता कहाँ गायब हो गया इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। फिर उन्होंने उस गड्ढे की गहराई जानने के लिए एक फिशिंग रॉड में एक पत्थर का टुकड़ा बांधकर उस गड्ढे में फेंक दिया कि कभी तो ये पत्थर जमीन से टकराएगी, और इस तरह से वो धागे पर धागे जोड़ते चले गए और तकरीबन 80,000 फीट तक उन्होंने धागे को छोड़ दिया, लेकिन उस गड्ढे का अंत नहीं हुआ। उन्होंने ये भी बताया उस गड्ढे के पास में किसी भी रेडियो को ले जाने पर उसमें बहुत ही अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, यहाँ तक कि उस जगह पर कंपास भी सही से काम नहीं करता है। मेल वाटर्स के इस इंटरव्यू के बाद ये बात पूरे अमेरिका में आग की तरफ फैल गई और चारों तरफ सिर्फ उसी गड्ढे की बात होने लगी, जिसके चलते ये बात अमेरिका के राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा बन गया। और फिर इसके बाद जो हुआ उसे जानेंगे वीडियो के लास्ट में। उससे पहले मैं आपका दोस्त सोन शर्मा, और आज हम 1997 में घटी 3 ऐसी घटनाओं को बताने जा रहे हैं जिससे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, द मिस्ट्री ऑफ माइक मार्कम। साल 1995 के समय 21 साल का एक अमेरिकन स्टूडेंट जिसका नाम था माइक मार्कम, और ये किसी जैकअप लीडर नाम के किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर काम कर रहा था। इस डिवाइस में पावरफुल लेजर्स की मदद से 2 मेटल पोल्स के बीच हवा को इलेक्ट्रिकली कंडक्ट बनाया जाता है ताकि उन पोल्स के बीच एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट हो सके। अब ये डिवाइस तो काफी सिंपल था, लेकिन इसमें माइक ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नोटिस किया। उसने देखा कि दोनों पोल्स के बीच एक इनविजिबल हीट सिग्नेचर डिटेक्ट हो रहा था जो किसी बाउंडर के शेप में था। लेकिन जब उसको जांचने के लिए माइक ने उसमें एक स्क्रू को प्लेस किया, तब वो स्क्रू आधे सेकंड से भी कम समय में वहां से गायब होकर थोड़ा दूर प्रकट हो गया। लेकिन उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगना चाहिए था उसने उस टाइम को ही स्किप कर दिया। फिर क्या था, उसने यहाँ पर एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन को तैयार कर चुका था, और इसके बाद पूरे 2 सालों तक माइक ने अपने डिवाइस के बारे में बड़े बड़े साइंटिस्टों को बताया, और फिर अपने इसी डिवाइस का एक बड़ा और पावरफुल वर्जन बनाया। और फिर 1997 में बिना किसी प्रॉपर ट्रायल के उसने खुद पर ही इसे टेस्ट कर लिया। बट ये वही लास्ट टाइम था जब माइक को आखिरी बार देखा गया, और इसके बाद वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। लेकिन माइक के गायब होने के कुछ ही दिन बाद आर्टवेल रेडियो शो पर एक अननोन कॉल आया जिसमें लोगों को 1930 में मिली एक लाश के बारे में बताया गया। असल में 1930 के दौरान कैलिफोर्निया के एक बीच पर पुलिस को एक डेथ बॉडी मिली थी जिसके हाथ में सेलफोन जैसा कोई डिवाइस मौजूद था। पर सोचने वाली बात है 1930 के दौरान सेलफोन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और इस केस की जब गहराई से जांच की गई तब पता चला कि उस लाश की हाइट, बॉडी और उसका चेहरा जो कि माइक से काफी मिलता जुलता था। तो क्या ये माइक ही था जो टाइम ट्रेवलिंग करके 1930 में चला गया था? आप अपनी स्टेटमेंट जरूर देना। नंबर 2, वर्ल्ड स्मार्टेस्ट थिफ। साल 1997 में एक म्यूजियम के गार्ड ने देखा कि दीवार से एक पेंटिंग गायब है, और अभी अभी एक लड़का और लड़की जो दरवाजे से बाहर गए हैं। लेकिन जब गार्ड वहां से भागते हुए उन दोनों के पीछे गया तब उसने देखा कि उसके कार में एक पेंटिंग रखा हुआ था, जिसके बाद पुलिस आई और दोनों को पकड़ लिया। लेकिन दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, जिस वजह से सिर्फ उसे वार्निंग देकर छोड़ दी गई। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा चोर था, लेकिन मैं आपको बता दूं ये था दुनिया का सबसे शातिर चोर जिसका नाम था स्टेफनी ब्रेटवाइजर। 1995 के समय स्टीफन और उसकी गर्लफ्रेंड एना डेलवे दोनों स्विट्जरलैंड के देवास शहर के एक म्यूजियम में गए जो अपनी पेंटिंग्स के लिए काफी ज्यादा फेमस था। और ये दोनों पूरे फिल्मी स्टाइल में वहाँ की गार्ड की टाइमिंग, कैमराज की लोकेशन और सारे सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बिल्कुल भी चोरी नहीं की। उसने चुपचाप पेंटिंग को दीवार से उतारा और बैग में रखकर वहां से चल दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं स्टीफन के पास एक हाईटेक गैजेट था, और वो था एक रेडियो का एंटीना जिससे वो कैमरा को घुमाने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है उसने कोई भी चोरी रात में नहीं किया, बल्कि दिन दहाड़े सबके सामने उसने इस चोरी को अंजाम दिया। और उसने ज्यादातर छोटे छोटे म्यूजियम्स को टारगेट बनाना शुरू कर दिया, और इस तरह से अपना भेष बदलकर पूरे 7 देशों में उसने चोरी किया था, जहां से उसने पूरे 279 पेंटिंग्स चुराए थे जिसकी कीमत 1.4 बिलियन US डॉलर थी, यानी कि आज के हिसाब से तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए। लेकिन जिस आइटम ने स्टीफन का बैंड बजाया वो था एक भोंपू। असल में उसने कांच में रखे एक भोंपू को चुरा लिया, और भाई साहब वहां से अपनी फिंगरप्रिंट मिटाना भूल गए। और 2 दिन बाद वो और उसकी गर्लफ्रेंड अपनी फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए चले गए। लेकिन अब की बार एक गार्ड ने उसे चोरी करते हुए देख लिया था।
जिसके बाद दोनों को वहीं पर पकड़ लिया गया। लेकिन उसने एक भी पेंटिंग्स को कहीं नहीं बेचा था, जिस वजह से पुलिस उसके घर पर तलाशी लेने के लिए पहुंची। लेकिन इसकी खबर स्टीफन को माँ को लग चुकी थी और उसने कुछ पेंटिंग्स को नदी में फेंक दिया और कुछ पेंटिंग्स को आग में जला दिया, यानी कि पूरे 11,000 करोड़ रुपए सुहा कर दिया। पर स्टीफन कोर्ट में सब कुछ कबूल कर चुका था। अब आप यकीन नहीं करोगे, 11,000 करोड़ की पेंटिंग्स चुराने के जुर्म में स्टीफन को मात्र 3 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन उसकी माँ को पेंटिंग्स गायब करने के जुर्म में मात्र 18 महीने की जेल हुई। लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं इन दोनों को जानती तक नहीं हूँ। पर थोड़े बहुत इल्जाम में उसे भी 6 महीने की सजा सुनाई गई। नंबर 3, वी आर एलोन इन द यूनिवर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 21 फरवरी 1997 को मेल वाटर्स ने लाइव शो के दौरान किसी रहस्यमय गड्ढे के बारे में बताया था। लेकिन इसके बाद चारों तरफ सिर्फ उसी गड्ढे की बात होने लगी और ये बात अमेरिका के राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा बन गया। लेकिन इसके 4 दिन बाद यानी कि 25 फरवरी 1997 को जब मेल सुबह के टाइम अपनी खिड़की से बाहर झांका, तब उसने देखा कि कुछ यूएस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो मेल के घर को और उसके आसपास के सभी एरिया को चारों तरफ से घेरे हुए थे। लेकिन जब मेल घर से बाहर निकला तो अब उसे ऑफिसर्स ने कहा कि आज से ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और यहाँ पर हमारा एक प्लान क्रैश हुआ है और हम उसी की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हो सके तो तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ, वरना हम तुम्हें झूठे केस में फंसाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे। और जिस काल्पनिक गड्ढे की तुम बात कर रहे थे उससे जितना दूर हो सके तुम दूर चले जाओ, क्योंकि इस जमीन पर आज से सरकार का कब्जा है। पर मेल को अब तक तो सब कुछ पता चल ही चुका था कि ये लोग किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी में मौजूद उसी गड्ढे के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर उन ऑफिसर्स ने मेल को एक ऑफर दिया कि अगर तुम इस देश को छोड़ देते हो तो इसके बदले हम तुम्हें सालाना $2.5 लाख देंगे। जिसके बाद मेल इस ऑफर को एक्सेप्ट करके ऑस्ट्रेलिया चला गया। लेकिन 3 साल बाद सन 2000 में वो फिर से अमेरिका आ गया और अपने पुराने घर जाने के लिए वो एक बस में बैठ गया। लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि वो किसके बस में बैठा है। और इसके बाद मेल अचानक से बेहोश हो गया और जब तक उसे होश आया तब तक 12 दिन बीत चुके थे और उसका इलाज यूएस गवर्नमेंट की निगरानी में चल रहा था। उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जैसे लग रहा था कि उसे बहुत ही बेरहमी तरीके से पीटा गया हो। हालांकि इसके बाद उसे बेहोशी की हालत में सैन फ्रांसिस्को के एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया गया। लेकिन जैसे तैसे करके जब वो अपने पुराने घर पहुंचा तब वहाँ पर सब कुछ बदल चुका था। जब उसने आसपास के लोगों से पूछा तब लोगों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद ये जगह आर्मी वालों का अड्डा बन गया और यहाँ पर हमेशा साइंटिस्ट लोग आते रहते हैं। इतना सुनने के बाद मेल वहाँ से चुपचाप चला गया और एक बार फिर उसने कोस्ट टू कोस्ट एम के रेडियो को कांटेक्ट किया और बताया कि मेरी प्रॉपर्टी में जो रहस्यमय गड्ढा था उसे सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन ठीक उसी तरह मैंने एक और गड्ढा खोज लिया है। जिसके बाद कोस्ट टू कोस्ट एम के होस्ट और मेल दोनों उस गड्ढे के पास गए और उन्होंने पानी से भरे एक बाल्टी को रस्सी से बांधकर उस गड्ढे के अंदर 400 फीट तक नीचे जाने दिया। लेकिन जब उस बाल्टी को बाहर निकाला गया तब उसमें का पानी बर्फ के रूप में बदल चुका था। लेकिन यह बर्फ बिल्कुल आग की तरह गर्म थी। पर इस घटना के बाद मेल अचानक से गायब हो गया और वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। हालांकि रेडियो शो के होस्ट ने भी उस गड्ढे के ऊपर दोबारा कभी बात नहीं किया। लेकिन वही जैक पॉल नाम की अमेरिकन साइंटिस्ट जो ये दावा करते हैं कि ऐसे होल्स और मेल वाटर्स नाम का कोई आदमी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर 8 दिसंबर 2020 को एलोन मस्क ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें वो एलियन के मैसेज और किसी होल्स की बात कर रहे थे। कुछ तो जरूर चल रहा है इन होल्स के अंदर जो अमेरिकन गवर्नमेंट दुनिया से छुपा रही है। खैर इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।